नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे आपके लिए लेकर हम आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। आज ये पार्ट 25 होने वाला है। इससे पहले मैं 24 पार्ट आपके लिए करा चुका हूँ। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें आप जाकर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा लिखा हुआ उत्तराखंड खजाना क्लास, वहाँ सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। और आज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पहली बार को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं जिसमें आप जुड़े हों, क्या है वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप पे हो, उन उन सभी पर आप एक बार इन्हें शेयर जरूर कर दें और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती हो तो। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो घंटाकर्ण मंदिर की हम बात करें बच्चों, तो ये हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है। देखिए, ये है घंटाकर्ण का मंदिर, एक देवता है घंटाकर्ण देवता। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति अपने पशुओं को बुग्यालों में चरने के लिए, यानी कि एक जनजाति है, पहले समझिएगा, भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति के पशु जब बुग्यालों में चरने जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए, कि भगवान या ऊपर वाला उनकी रक्षा करे, तो उसके लिए वे घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि भोटिया जनजाति के लोग अपने पशुओं को की रक्षा के लिए, या उनके पशु जब बुग्यालों में चले जाते हैं तो उनकी रक्षा के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? तो घंटाकर्ण देवता की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है, यानी कि किस जिले में आपकी पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है? तो मैं बहुत बार आपको बताता रहता हूँ। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत के बारसी गांव में स्थित है। चंपावत के बारसी गांव में जानकारी मिलती है, इस गुफा की खोज एक 14 वर्षीय बालक ने की थी। जानकारी मिलती है कि इसे एक सपना आया था और उस सपने में देवी का इन्हें देवी रूप दिखा। उसके बाद इन्होंने बताया, तब जाकर 1993 में इस पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा आएगा तो पिथौरागढ़ आएगा, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड में सवाली वानू किस खेल से संबंधित है? तो सवाली वानू की हम बात करें तो बच्चों टेबल टेनिस से आपके संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाता है। कुछ अन्य खिलाड़ी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपके उन्मुक्त चंद हैं जो क्रिकेट से, ऋषभ पंत है क्रिकेट से, मनीष पांडे हैं, साथ ही साथ जसपाल राणा आपके एथलेटिक्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में हम बात करें तो सॉरी, जसपाल राणा निशानेबाजी से, सुरेंद्र सिंह भंडारी हमारे एथलेटिक्स से हैं और उन्हें ही सबसे पहले उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया होगा। साथ ही आपके अगर हम बात करें तो बछेंद्री पाल आपके पर्वतारोही आ जाते हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड ही नहीं भारत की ही पहली पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। साथ ही साथ दुनिया की वो 4 विक्रम में आ जाती है, उत्तरकाशी की रहने वाली होंगी, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दरबार साहिब किस जनपद में स्थित है? तो दरबार साहिब की हम बात करें तो ये देहरादून में स्थित गुरुद्वारा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी डी हो जाता है, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से ऐसाड़ी कौथिक किस मेले को कहा जाता है? तो देखिएगा, बगवाल मेला आए या पाषाण मेला आए या आषाढ़ी कौथिक मेला आए, तो ये सारे ही मेले आपके बगवाल मेले के नाम है, जो कि आपके चंपावत में आपके लगता है। बाराही धाम पे मुख्य रूप से लगेगा। और आपके जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी इस मेले का वर्णन किया है। पहले यहाँ पर पत्थर वगैरह का युद्ध होता था, लेकिन अब वो चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड में राम नवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तो अगर हम बात करें बच्चों तो गुलबंद आभूषण को रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी हो जाएगा, गुलबंद, जो कि आपका गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है और ये सोने और चांदी दोनों ही धातुओं का देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा गया है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पराक्रम शाह को पवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभागा शहजादा कहा जाता है, यानी कि किस व्यक्ति को या किस राजा को अभागा शहजादा कहा गया है? तो हम बात करें तो सुलेमान सिको, जो कि आपके दारा सिको के पुत्र थे। दारा सिको जो कि औरंगजेब के भाई थे। तो जब औरंगजेब ने दारा सिको को भी मार दिया था और उसके बाद में वो सुलेमान सिको को मारने के लिए चले, तो ये भागकर आ गए थे आपके उत्तराखंड क्षेत्र पे और इन्होंने आपके शरण ली थी पृथ्वीपति शाह के यहाँ लगभग 1658 ईस्वी में। तो इन्हें कहा गया है अभागा शहजादा।
उसके बाद में अगर आ जाए आपका लघु अकबर तो दारा सिकों, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 9 है पवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, तो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी पवार शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मानेक बुग्याल किस जनपद में है। तो मैं कल आपको सारे बुग्याल बताए थे मैंने उत्तरकाशी से संबंधित, तो उसमें मैंने आपको बताया होगा मानेक बुग्याल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा, मानेक बुग्याल आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है केदार जू कहते हैं, यानी किसे केदार जू के नाम से जाना गया है। तो पिथौरागढ़ स्थित थल केदार को केदार जू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर हम बात करें इस केदार जू के बारे में तो जानकारी मिलती है कि इसकी मान्यता आपके सेम हरिद्वार की ही तरह है, जैसे जितनी मान्यता हरिद्वार की है उतनी ही मान्यता धारचूला और मुंशियारी के जो लोग हैं उनके लिए केदार जू की है। सॉरी, इस मिस्टेक को आप सही कर लीजिएगा। देखिएगा केदार जू नाम है आपका थल केदार का। एक इसी प्रकार से एक आपको देखने को मिलेगा छिपला केदार, छिपला केदार। तो इस छिपला केदार की अगर हम बात करें तो ये आपका इसकी मान्यता ऐसे ही है जैसे आपके हरिद्वार की लोग मानते हैं, उसी प्रकार से मुंशियारी और धारचूला के लोग छिपला केदार को मानते हैं। तो ये आपको मिस्टेक को सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अजय पाल द्वारा कौन सी मापतोल पद्धति प्रचलित की गई। तो अजय पाल जी के द्वारा आपके पाथा पद्धति या धुलिया पाथा पद्धति जो कि एक मापतोल की पद्धति थी उसके स्टार्ट किया गया था। पाथा या आपके धुलिया पाथा आ जाएगी। तो 12 का आंसर ये होगा। अजय पाल की हम बात करें तो बच्चों पवार वंशीय 37वें राजा थे और इन्होंने ही बामन गढ़ों को विजित कर एक अखंड गढ़वाल की स्थापना की होगी। तो ये आपको याद करके चलना है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का कृष्ण, गढ़वाल का आपके कुबेर, भीम, इंद्र, ये सभी आपके गढ़वाल के राजा अजय पाल के नाम है। उसके बाद में हम बात करें तो राजधानी भी इन्होंने सबसे पहले ट्रांसफ़र की होगी आपके चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ 1512 में। उसके बाद में श्रीनगर यही आपके राजधानी लेकर गए थे 1517 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था। तो माधव सिंह भंडारी की हम बात करें तो ये महीपति शाह जी के सेनापति रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है किस पवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी। तो रघुनाथ मंदिर जो कि आपका देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में स्थित हो रही है, द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। तो जानकारी मिलती है जय कीर्ति शाह की मृत्यु जो हुई थी आपके रघुनाथ मंदिर में हुई थी। जानकारी मिलती है कि जयकृत शाह या जयकीर्ति शाह अपने साम्राज्य के जो इनके व्यक्ति थे मंत्री परिषद के, उनके षड्यंत्रों से परेशान हो गए थे और लगातार हम बात करें तो इनके जो भाई थे प्रघुमन शाह जो कि उस समय कुमाऊं पे राजा थे और ये गढ़वाल पर थे, तो उनमें भी आपस में विवाद चला था और इस बात को देखते हुए ये परेशान हो गए। इन्होंने आपके मंदिर में जाकर समाधि ली और 2-3 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी रघुनाथ मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 15 है नंदा राजजात यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी। तो अगर हम बात करें बाज बहादुर चंद जो कि चंद्रवंशी राजा हुए हैं, इन्होंने नंदराज जात यात्रा में छतौली भेजी थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी हो जाएगा छतौली। अब मैंने आपको नंदराज जात यात्रा का पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ाया है, उसे आप जाके देखिएगा, वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वहाँ मैंने सारा कुछ बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 किस पवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। तो श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु आपके 25 जुलाई 1944 को हुई थी और उस समय शासनकाल था नरेंद्र शाह जी का। तो नरेंद्र शाह जी पवार वंशीय राजा थे और इनके समय में 2 ऐसी घटना हुई थी जिसने नरेंद्र शाह जी के शासनकाल पर एक कलंक लगाया है। पहली घटना अगर मैं बात करूं तो तिलाड़ी कांड थी। तिलाड़ी घटना जिसमें इनके नौकरशाही या इनके समय के जो रहे थे सेनापति या इनके कर्मचारी चक्रधर जुयाल, उन्होंने काफ़ी लोगों पर गोली चलवा दी थी। उसके बाद जानकारी मिलती है कि बाकी आपके जो श्रीदेव सुमन जी थे उनकी भी हत्या इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। तो 2 ऐसी घटनाएं जिससे कलंकित है नरेंद्र शाह जी का शासनकाल। हालांकि उसमें इनका कोई दोष नहीं था, इनके राज्य के कर्मचारियों का दोष था पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 17 किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे। तो जैसे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर सम्राट ने नवरत्न रखे थे, उसी प्रकार से आपके पवार वंशीय राजा फतेह शाह जी ने भी अपने दरबार में नवरत्नों को शामिल किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, चंद्रवंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया। तो हम बात करें तो आपके ज्ञानचंद जी पहले ऐसे राजा थे जो दिल्ली सल्तनत के में गया, आपके फिरोज शाह तुगलक से मिले। तो जानकारी मिलती है कि इनके समय तराई भाबर क्षेत्र पर कटेरों का अधिकार था, तो उसी के मामले में ये आपके दिल्ली सल्तनत में गए थे। तो वहाँ पर इन्हें गरुड़ की उपाधि दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद में हम बात करें ज्ञानचंद के बारे में, तो चंद्रवंशीय राजा हैं जिनका शासनकाल 46 वर्ष चला था और सबसे लंबा इनका शासनकाल था चंद्रवंश में। बाकी नीलू कटाहत इनके सेनापति थे, जस्सा कमलोखी भी इन्हीं के दरबार में थे। गोफसा ताम्रपत्र का उल्लेख भी आपके गरुड़ ज्ञानचंद से ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ पुस्तक के लेखक हैं आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी। और इनकी अन्य भी काफ़ी सारी कृतियाँ हैं, जैसे एक फेमस कृति है सपने जो सोने ना दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जलेश्वर मंदिर की हम बात करें बच्चों, तो ये हमारा चमोली के कर्णप्रयाग में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, जलेश्वर मंदिर कर्णप्रयाग। जल से आपको याद रखने ला है कि आपका विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खतडूबा त्योहार किससे संबंधित है? तो खतडूबा त्योहार की हम बात करें बच्चों, तो ये पशुओं से संबंधित है और पशुओं में भी मुख्य रूप से आपके गाय से संबंधित है। तो ये आपको याद करके चलना है, खतडूबा त्योहार किससे संबंधित है? पशुओं से। बाकी आपका पशु दिवस 5 अक्टूबर को है और सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश भारत है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिखोती के नाम से जाने जाने वाला त्योहार है। तो बिखोती या बैसाखी एक ही त्योहार को मुख्य रूप से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। लास्ट टाइम मैं आपको सारे ही त्योहारों के मैं बता चुका हूँ कि कौन सा त्यौहार किस हिंदी माह में आपके मनाया जाएगा। जैसे दशहरे का मैंने क्वार बताया होगा, हरेला का श्रावण माह बताया होगा, फूलदेई का चैत्र माह बताया होगा। तो इसी प्रकार से ये याद कर ले रहे हैं, सभी मैं कई बार लिखा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलाराम की हम बात करें तो गढ़वाल चित्रकला शैली के एक अमूर्त चित्रकार रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है गढ़वाल चित्र शैली को। बाकी मोलाराम के बारे में हम बात करें तो माँ आपके काली के उपासक रहे होंगे, काली या जगदम्बा के उपासक रहे थे मोलाराम। और मोलाराम को प्रसिद्धि दिलाने में जो योगदान दिया था वह बैरिस्टर मुकुंदलाल का एक बहुत बड़ा योगदान था। इनकी पुस्तक आई थी 1969 में, गढ़वाल पेंटिंग्स, जिसके बाद मोलाराम को प्रसिद्धि मिली। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके राजा प्रदीप शाह जी आपके टिहरी से श्रीनगर जाते थे मोलाराम जी से चित्रकारी सीखने, ये भी आपको याद करके चलना है। और आपके मनमत पंथ भी इन्होंने ही चलाया था मोलाराम जी ने। और मोलाराम जी के जो वंशज थे वो सुनार थे और मोलाराम जी तुवर या तोमर वंश से संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पवार वंश में आय व्यय का अधिकारी कौन होता था? तो आय व्यय का अधिकारी की हम बात करें बच्चों तो दीवान को मुख्य रूप से आय व्यय का अधिकारी कहा जाता था पवार वंश में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो नंदा देवी महोत्सव की हम बात करें तो बच्चों मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का ए है। उत्तराखंड से आपको याद करके चलना है कि देश का 11वां पर्वतीय राज्य होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपका भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र अभी आपके उत्तराखंड में ही खोला गया है। साथ ही साथ संपत्ति में महिलाओं को भी अधिकार देने वाला, हक देने वाला पहला राज्य भी हमारा उत्तराखंड ही बना है। भारत का सबसे बड़ा आपका मैं बात करूँ तो झूलता पुल या सस्पेंशन पुल या झूला पुल जो बना है वो आपके उत्तराखंड में बना है, आपके डोबरा चाटी पुल जिसका नाम है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं उत्तराखंड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिरथी जलप्रपात स्थित है। तो बिरथी जलप्रपात की हम बात करें तो ये आपका पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित होगा, जिसकी ऊंचाई कुल 126 मीटर होगी, ये आपको याद करके चलना है। बाकी पिथौरागढ़ से हम बात करें अन्य फैक्ट तो आपके छिपला केदार पिथौरागढ़ में, जयंती मंदिर पिथौरागढ़ में है, असुरचूला मंदिर भी हमें पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। बाकी आपका ट्रेल पास एक दर्रा है जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। उस ट्रेल पास दर्रे की खोज 1830 में की गई थी, ये आपको याद करके चलना है। और उस ट्रेल पास दर्रे का अन्य नाम पिंडारी कांडा है,
ये भी आपको याद करके चलना है। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें तो महाराजा पार्क आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। रै समुदाय संग्रहालय आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो महाराजा पार्क का बार मेमोरियल भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हाट काली का मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है। नारायण आश्रम, गंगोली हाट, मिलम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामढ़ी ग्लेशियर, पिनोरा, रालम, पोंटिंग, सोना बाल्टी, ये सारे ही ग्लेशियर आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपके अस्कोट अभ्यारण्य भी पिथौरागढ़ में है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होगा। और खास बात यह है अस्कोट वन्यजीव विहार की कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग जिनकी संख्या 67 है, वो भी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है बच्चों, तो वो हमारा कटारमल में स्थित है। कटारमल अल्मोड़ा में, ये आपको याद करना है, चलना। बाकी और मैंने काफ़ी सारे सूर्य मंदिर बताए, जैसे कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली बनाया होगा, मंजियाली और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर मैंने उत्तरकाशी में बताया होगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो मैंने हेड़ा खान का मंदिर भी आपको बता रखा होगा। तो सारे मैंने सूर्य मंदिर आपको बताए हुए हैं, उन्हें आप देखिएगा और अपने साथ जो भी मैं वीडियो में क्वेश्चन बताता हूँ उन्हें आप नोट करके चलें, जिससे आपको सारी चीज़ एक साथ आगे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है, मूर्खली क्या है। तो मूर्खली सभी को याद ही होगा, मूर्खली एक प्रकार का आभूषण है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका ए हो जाएगा। मूर्खली क्या है? आभूषण, जो कि आपके कान में पहना जाता है। और इस मूर्खली को याद रखिएगा, मुद्रा या मूर्खी के नाम से भी जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का रंगीला बादशाह आपके देवी चंद, जो कि चंद्रवंश के राजा हैं। और आपको ये बताना है कि इनका क्रम कौन सा था, कि देवी चंद का कौन सा क्रम था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं बात करूँ तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी आपके देवी चंद जी को कहा गया है। बाकी मैं बात करूँ तो कुमाऊं का विक्रमादित्य भी आपके देवी चंद जी को ही कहा गया है। ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण समूह होगा बच्चों, तो वो आपका गेहूं, धान, मंडुआ, आलू। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नवादा देहरादून में किस रानी का महल है। तो नवादा देहरादून में रानी कर्णावती का आपको महल देखने को मिलेगा। और कर्णावती नहीं, देहरादून में कर्णपुर शहर को बसाया था, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिएगा, कहीं कहीं पुस्तकों में अल्मोड़ा मिलेगा, कहीं कहीं नैनीताल मिलेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना। बाकी अगर कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन आ जाए तो वो 1917 में आपके अल्मोड़ा जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बच्चों इसकी स्थापना की गई होगी आपकी 1912 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो उत्तराखंड का प्रथम कमिश्नर आपके ई गार्डनर जी होंगे। और उसके बाद में आपके कमिश्नर ट्रेल जी बने होंगे। तो फिलहाल 34वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुमाऊं का पौराणिक नाम था। तो कुमाऊं का जो आपका पौराणिक नाम था या है, वो आपका मानस खंड होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी आपका गढ़वाल मंडल का केदार खंड है। और अभी आपका एक नए मंडल की घोषणा हो चुकी है, जो कि आपका गैरसैंण मंडल होगा। तो उसकी घोषणा हो चुकी है, जिसमें आपके 4 जिले रखे गए हैं। जैसे आपका मैं बात करूं तो चमोली होगा, और आपका बागेश्वर जिला उसी में शामिल किया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग उसमें शामिल किया गया है। और 4वां जिला कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कुल उसमें 4 जिले आपके शामिल किए गए हैं। 4 कुमाऊं में है आपके, 4 आपके गैरसैंण में है, और 5 आपके रहेंगे गढ़वाल में। तो कुल मिलाकर 13 जिले जैसे थे वैसे आपको लास्ट जिला बताना है कि आपके गैरसैंण मंडल में कौन सा शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मल्ला राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे। यानी कि मल्ल जो राजा है आपके डोटी जो कि नेपाल क्षेत्र था, डोटी के मल्ल राजा कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से पुकारते थे। तो ये मुख्य रूप से पर्वत डोटी का क्षेत्र कहकर पुकारते थे, पर्वत डोटी कहकर पुकारते थे कुमाऊं क्षेत्र को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो
कैसी आपको हमारी ये सीरीज लग रही है, एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं आगे और बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और लगातार पढ़ते रहिएगा बढ़िया करके। वैकेंसी आपकी और भी आने वाली है पुलिस पटवारी की, मार्च माह में आपको देखने को मिल जाएगी ज़रूर। मार्च नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ज़रूर देखने को मिलेगी। और अभी आपको वीडियो बीपीडीओ और अच्छे से तैयारी करनी है। और जैसे आपका क्लर्क का भी एग्ज़ाम है तो जल्दी ही एग्ज़ाम होंगे, मई जून में आपका एग्ज़ाम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।